हेलो बच्चों, सभी स्वस्थ होंगे। आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाया था वो अच्छे से समझ में आया होगा। हम कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान जो फर्स्ट किताब है हमारी समकालीन विश्व राजनीति, उसमें पहला अध्याय कर रहे थे और उस अध्याय का नाम हम सभी ने जान लिया था, दो ध्रुवीयता का अंत। थोड़ा सा जान लेते हैं। उस वीडियो का जो फर्स्ट भाग था उसमें हमने शीत युद्ध के बारे में जाना। शीत युद्ध के बाद में हमने देखा कि दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से होता है, जिसके अंतर्गत सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ और इसके क्या कारण और परिणाम रहे, इन सब की हमने जानकारी उस वीडियो में बता दी थी और आप लोगों ने जानकारी ले ली होगी। अब हम इसी अध्याय के अगले टॉपिक पे चलते हैं कि साम्यवादी शासन के बाद जो शॉक थेरेपी है वो क्या है, इसके भी क्या परिणाम रहे हैं, और इससे लास्ट वाला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ हमारे भारत के संबंध कैसे रहे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं, हम पढ़ते हैं साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। सबसे पहले तो हम शॉक थेरेपी का अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, छोटे प्रश्न भी और बड़े प्रश्न भी। तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुँचाकर उपचार करना। अगर 1 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको इतना ही लिखना है कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुँचाकर उपचार करना, जैसे कि यहाँ दे रखा है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये होता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया है, साम्यवादी शासन की जो व्यवस्था थी उनको में आमूलचूल परिवर्तन किया गया पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए, और विशेषकर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो निर्देशित मॉडल के द्वारा जो सुधार करने का पहल, जो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने की पहल की गई थी, उसे ही हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी। मतलब आप पहले तो किसी को चोट पहुंचा दो और उसमें सुधार करने के उपाय करो, उसे ही हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी। तो वैसे ही वहाँ पर किया जा रहा था साम्यवादी देशों के अंतर्गत। तो देखो, साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को ही क्या कहा गया है, शॉक थेरेपी कहा गया है। तो सभी बच्चों के अच्छे से समझ आ गई होगी कि शॉक थेरेपी क्या है। अब शॉक थेरेपी की विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषताएं, मिलिकियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। देखो बच्चों, मिलिकियत का मतलब होता है जो पहले जमींदारों की ज़मीन निजी जो थी, साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का नियंत्रण था, लेकिन जो निजी ज़मीन थी अब इसका प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी जमींदारों की निजी भूमि है उसका प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व दे दिया गया है। दूसरी जो विशेषता है, राज्य की संपदा का निजीकरण कर दिया गया है। शॉक थेरेपी की तीसरी विशेषता है कि जो सामूहिक फोरम की जगह निजी फोरम स्थापित कर दिए गए। पहले हम देख रहे थे कि किस प्रकार से साम्यवादी या सोवियत प्रणाली की जो विशेषता थी उसका उल्टा हो रहा था, सीधा सा मतलब यह है। तीसरी विशेषता देख ली हमने। चौथी विशेषता है मुक्त व्यापार व्यवस्था का अपनाना। पांचवी शॉक थेरेपी की विशेषता है मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, और छठी विशेषता है पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। तो हमने बच्चे शॉक थेरेपी की विशेषता देखी, जो आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि किताबों में हमारे थोड़ा निबंध की तरफ लिख रखा है। तो परीक्षा की उपयोगी के हिसाब से आप अगर ऐसे लिखोगे, ऐसे बताओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कि पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब जो साम्यवादी व्यवस्था में पहले समाजवादी व्यवस्था थी, उसमें पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जा रही थी। ये शॉक थेरेपी के अंतर्गत हो रहा था। आगे चलते हैं हम बच्चों। जैसा कि हमने देखा
कि शॉक थेरेपी की हमने परिभाषा जान ली है, शॉक थेरेपी की विशेषता देख ली है। अब देखते हैं कि जो शॉक थेरेपी है इसके परिणाम क्या निकलते हैं। पहला परिणाम, पूर्णतः असफल रहता है क्योंकि रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा जाता है। दूसरी है कि जो शॉक थेरेपी है इसकी वजह से रूसी मुद्रा पूछी जा सकती है बच्चों आपसे, तो क्या है, रूबल। क्या है, रूबल में गिरावट आ जाती है और उसकी वजह से क्या हो जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तीसरा जो परिणाम निकला हुआ है, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो जाती है। चौथा जो परिणाम निकला वो है कि 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों पे बेचा गया है, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे बड़ी ग्रास सेल से क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना है कि 90% उद्योगों को, सोवियत संघ या समाजवादी व्यवस्था में 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों, औने पौने दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। पांचवा परिणाम है, आर्थिक विषमता बढ़ी। आर्थिक विषमता का तात्पर्य है गरीबी और अमीरी का जो भेद है वो बहुत अधिक बढ़ गया था। छठा है, खाद्यान्न संकट हो गया है क्योंकि जो सामूहिक खेती की जा रही थी उसका क्या कर दिया गया, पूरा निजीकरण कर दिया गया है। सातवां है, माफिया वर्ग का उदय हो गया है। और आठवां परिणाम है, कमजोर संसद और राष्ट्रपति को अधिक शक्ति है, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन को बल मिलता है। इससे क्या होता है कि संसद कमज़ोर हो जाती है और राष्ट्रपतियों के पास अधिक शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपना कार्यकाल निरंतर बढ़ाते रहते थे और विभिन्न शक्तियों को लेकर अपने अनुसार शासन को चलाते थे। तो ये भी एक सत्तावादी राष्ट्रपति शासन शॉक थेरेपी का परिणाम माना जाता है। हम देखते हैं कि इसकी वजह से संघर्ष और तनाव का जो क्षेत्र पनपता है, इसके अंतर्गत पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र है। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी है। रूस के 2 गणराज्य है, एक तो चेचन्या और एक है दागिस्तान। इनमें भी क्या होता है, हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि रूस के 2 गणराज्य जिनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन भी चले, वो थे चेचन्या और दागिस्तान। वैसे ही चेकोस्लोवाकिया को भी 2 भागों में बांट दिया गया, चेक और स्लोवाकिया। बाल्कन क्षेत्र में क्या आएगा, बाल्कन क्षेत्र में बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया। अब बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से शामिल थे, जैसे बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। ये अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। आगे चलते हैं, बाल्टिक क्षेत्र। देखो बच्चों, यह है बाल्कन क्षेत्र, जिसमें विशेषकर यूगोस्लाविया लिया गया है। और यूगोस्लाविया में शामिल जो बाल्कन क्षेत्र है उसमें हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, बोस्निया, क्रोएशिया आदि है। बाल्टिक क्षेत्र में देखते हैं तो इसमें एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया आदि आएंगे। तो बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। इसमें आता है एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया ने 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया ने 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनते हैं और ये 2004 में नाटो में शामिल हो जाते हैं। नाटो क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि नाटो क्या था, उत्तरी जो अमेरिका था उसका एक सैन्य संगठन था जिसका पूरा नाम था उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला, जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है।
मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार है। इसी कारण से ये क्षेत्र भारी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया था। मध्य एशिया में विशेषकर पेट्रोलियम पदार्थों का काफ़ी अच्छा भंडार है और उस वजह से अमेरिका भी यहाँ अपने ठिकाने स्थापित करना चाह रहा था। पूर्व साम्यवादी देश और भारत के अध्ययन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे पूर्व साम्यवादी देश और भारत के बीच संबंध रहे थे। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। आगे देखते हैं हम कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत के बीच संबंध। पहला संबंध हमने देख लिया है। दूसरा संबंध देखते हैं कि दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। तीसरा जो है इनका संबंध में दोनों देश सह-अस्तित्व साथ रहना चाहते हैं, सामूहिक सुरक्षा की भावना रखते हैं, क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान, स्वतंत्र विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। चौथा है वह 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पांचवा, भारत और रूसी हथियारों का खरीदार। भारत रूस से हथियार खरीदता है और रूस से भारत तेल का क्या करता है, आयात। आयात तो समझते होंगे बच्चों, एक होता है निर्यात, एक होता है आयात। जब हम किसी देश से कोई वस्तु को लेते हैं तो उसे तो हम आयात में शामिल करेंगे, और कोई किसी देश को हम वस्तु देते हैं तो उसे निर्यात में शामिल करेंगे। सातवां है परमाणु योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी की मदद। तो इस तरीके से इनके अच्छे संबंध है भारत और रूस के। आगे देखते हैं 8वां पॉइंट, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश की गई। और 9वां टॉपिक है गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है गोवा में कब ब्रिक्स सम्मेलन होता है, 2016 में, और इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति मिलते हैं। और किस किस के बीच में समझौता है, इन बिंदुओं के बीच में समझौता होता है। और कौन सा सम्मेलन है ये ध्यान रखना, 17वें वार्षिक सम्मेलन। ठीक है बेटा, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही तुम्हारा पहला अध्याय पूरा होता है। अब पहले अध्याय में जो महत्वपूर्ण आप लोगों के जो व्यक्तित्व दे रखे हैं या महत्वपूर्ण शब्दावली दे रखी है या पैराग्राफ में दे रखा है, उनके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, छोटा रहेगा लेकिन वो आपकी परीक्षा उपयोगी रहेगी। अब रही बात छोटे छोटे प्रश्नों की, तो वो प्रश्नों को भी मैं यहाँ पर हल करवाने का प्रयास करूँगा जो आपकी परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से कोशिश करेंगे हम सभी अध्यायों को अच्छे से बताने का, पढ़ाने का, समझाने का। ठीक है, धन्यवाद।